हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम मैथ का वीडियो आप लोगों के सामने डाल रहा था बारी बारी से, और मैथ का वीडियो प्रतिदिन डाला जाएगा भी। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में एक सबसे ही महत्वपूर्ण भाग है जनन। बायोलॉजी का जनन क्या होता है? यह जनन जो है यह वर्ग दशम के चैप्टर नंबर 6 छठा चैप्टर का है, और छठा चैप्टर में पढ़ना है जनन। इंग्लिश में होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। अब यहाँ पे हम जानेंगे जनन क्या है, जनन होता क्या है। तो इससे पहले हम यह जानते हैं हम लोग हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं ये सभी जीव अपने जैसे ही समान संतति का सृजन करते हैं, मतलब अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली का बच्चा क्या होगा? बिल्ली से बिल्ली होगा। इसी प्रकार खरगोश का बच्चा खरगोश होगा, आम का पौधा से आम का पौधा होगा, जामुन के पौधा से जामुन का पौधा होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि आदमी का बच्चा बिल्ली हो गया, ऐसा कभी देखा है? नहीं होगा। आम का पौधा से जामुन का पौधा हो गया, बिल्ली के बच्चा से कुत्ता का बच्चा हो गया, ऐसा कभी संभव नहीं है। सभी जीवों का अपना एक विशेष गुण होता है कि अपने ही जैसे बच्चों को क्या करें? जन्म दे सकें और अपनी संख्या में वृद्धि कर सकें। जैसे एक बिल्ली का बच्चा है तो एक बिल्ली लगभग 6-7 को बच्चे को जन्म देती है, तो पहले से एक को थी, अब क्या हो जाएगी? 6-7 को की जन्म दी तो 8 को हो जाएगा। एक कुतिया है, अब 15-20 को बच्चे को जन्म देती है, तो पहले से अकेले थी, अब क्या हो जाएगी? 15-20 को हो जाएगी, 16-20 को से ज़्यादा हो जाएगी। अब इस प्रकार क्या कर रहा है? जनन कर रहा है तो अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। और किसी भी जीव को अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है। किसी भी जीवों को अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन क्या है? आवश्यक है। जनन नहीं करेगा, जैसे मान लेते हैं कि एक राम है, एक सीता है, और राम सीता आपस में जनन नहीं किया, बच्चे को जन्म नहीं दी, बच्चे को जन्म नहीं देगी, तो इसका एक न एक दिन मृत्यु संभव है। और जब मृत्यु संभव है तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त हो जाएंगे तो उनका पीढ़ी भी क्या होगा? यहीं पे समाप्त हो गया। अब इनका पीढ़ी वंशज आगे नहीं बढ़ा, यानी कि इनका अस्तित्व अब यहीं से समाप्त हो गया। यहीं से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इनके अस्तित्व को बचाए रखना होगा तो आगे क्या होगा? बच्चे को जन्म देना होगा। तो जनन के द्वारा हम किसी भी जीव को अस्तित्व को बचाए रखा जाता है, और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन का होना आवश्यक है। जनन नहीं होगा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये है कि इसको किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन नहीं चाहिए। जनन नहीं भी होगा तो वह जीव जीवित रह सकता है, लेकिन अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्हें जनन करना होगा। अब हम आगे बताएंगे जनन होता क्या है। तो जनन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनको अस्तित्व को बचाए रखना होगा तो जनन करना होगा। तो जनन यानी कि रिप्रोडक्शन है क्या? तो जिस प्रक्रम के द्वारा कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करे, कोई जीव क्या करे? अपनी संख्या में वृद्धि करे, तो वह प्रक्रम क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। जैसे अब जनन का परिभाषा आप लोग अपने से बोल सकते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करे उसको हम जनन कहते हैं, या जिस प्रक्रम के द्वारा कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करे उसको जनन कहते हैं। यानी कि जनन का मतलब होता है अपनी संख्या को क्या करना? संख्या को बढ़ाना। संख्या को क्या होता है? बढ़ाना। मतलब पहले से 1 था तो 4-5 को हो गया, तो जनन किया तब हुआ। अब जैसे मान लेते हैं, अभी हम बताएं यहाँ पे थोड़ा सा यही समझाएं कि जनन के द्वारा कोई अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, और राम का बच्चा मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, जानवर का बच्चा जानवर होगा, पक्षी का बच्चा पक्षी होगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद है यही जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। जीवों द्वारा क्या है? समान संतति का सृजन। मतलब मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा, पेड़ का पौधा से आम का पौधा होगा, आम गुलाब के पौधा से गुलाब का पौधा होगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग यही जानते हैं कि सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका के अंदर होता है क्या? केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र। इसके अंदर होता है गुणसूत्र।
अब कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, और गुणसूत्र को बनने के लिए चाहिए क्या? प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन तथा डीएनए क्या चाहिए? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ये दोनों मिल करके बनाता है गुणसूत्र। और यही जो डीएनए है, यही जो क्या है डीएनए, इसको हम अनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं। अनुवांशिक गुणों का क्या होगा? वाहक होगा। मतलब यही डीएनए के कारण मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, और आम का पौधा से आम का पौधा होता है, और बिल्ली का बच्चा क्या होगा? बिल्ली होगा। किसके कारण? तो इस डीएनए के कारण होगा। कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि एक राम है और एक सीता है, दोनों कैसे क्या है? मनुष्य हैं। दोनों क्या हैं? मनुष्य हैं। तो राम भी मनुष्य और सीता भी मनुष्य, और दोनों क्या करेगा? आपस में जनन करेगा। तो जनन करेगा, तो मान लेते हैं कि राम सीता जनन किए तो उत्पन्न हुआ मोहन। उत्पन्न हुआ क्या? मोहन। और एक और मान लेते हैं कि बच्चा उत्पन्न हुआ सोहन। यानी कि राम सीता से मोहन सोहन दो बच्चे उत्पन्न हुए। तो राम भी मनुष्य, सीता भी मनुष्य, और उत्पन्न संतान भी क्या होगा? मनुष्य होगा। ये भी मनुष्य होगा। इसका कारण क्या है? कारण है डीएनए। क्योंकि इन दोनों का जब डीएनए इसमें जाएगा मोहन में, तो ये भी मनुष्य का डीएनए जा रहा है मोहन में, तो ये भी मनुष्य होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं जीवों द्वारा समान संतति का सृजन कैसे होगा। तो जीवों की कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। अभी हम बताएं। और केंद्रक के भीतर गुणसूत्र होगा, और गुणसूत्र में को बनने के लिए डीएनए और प्रोटीन का होना आवश्यक है। डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जो हम अभी बता चुके हैं वहाँ पे। अब जनन के पहले यहाँ पे 2 चरण होता है। 2 चरण क्या होता है? तो 2 चरण यही होता है कि एक पहला चरण है जिसमें डीएनए की प्रकृति का बनना। क्या होता है? डीएनए की प्रकृति का बनना। पहला चरण में डीएनए की प्रकृति, राम का डीएनए और सीता की डीएनए दोनों आपस में प्रकृति बनेगा। दोनों आपस में क्या करेगा? प्रकृति बनाएगा। और यही प्रकृति जाएगा कहाँ? मोहन में। राम का डीएनए और सीता के डीएनए मिल करके प्रकृति बनाएगा और जाएगा मोहन में। अब पहला बनना है, और यही कारण है आवश्यक है, इसीलिए आवश्यक है कि जनन के बाद डीएनए की प्रकृति मिल सके। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद डीएनए की प्रकृति तैयार होती है। अब ये डीएनए की प्रकृति ऐसे ही नहीं तैयार हो जाती है, इनमें बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होता है। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होगा, डीएनए की प्रकृति तैयार होगा, और यही डीएनए की प्रकृति कहाँ जाएगा? मोहन में। और फिर अगला बार जन्म लेगा, मोहन जनन करेगा, तो उत्पन्न उसके संतान में होगा, उसके संतान में होगा, उसके संतान में होगा, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी कि ये भी मनुष्य, और उत्पन्न संतान भी उसका क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। और अन्य कोशिकाओं की संरचना का भी सृजन होता है। उसी समय जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो डीएनए की प्रकृति बनेगा। क्या बनेगा? डीएनए की प्रकृति बनेगा। और अन्य प्रकार की रासायनिक संरचना का भी सृजन होगा। तथा प्राकृतिक के बाद, प्रकृति जब बन जाएगा तो उसके बाद डीएनए के अणु, किसका अणु? डीएनए के अणु। डीएनए के अणु, किसका अणु? डीएनए के अणु में कुछ भिन्नता हो जाता है। और यही कारण है कि प्रकृति की प्रक्रियाओं वाली कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लेते हैं, देखिए, जैसे राम और सीता, ये दोनों की प्रकृति, डीएनए की प्रकृति का निर्माण हुआ, तो उस समय उससे बना एक मोहन, और इसी राम और सीता के डीएनए प्रकृति से बना कौन? सोहन। तो अब जैसे हम बताएं अभी कि जैसे एक ही पिता और माता से उत्पन्न 2 संतान, एक मोहन भी है और एक सोहन भी। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, ये तो सही हो गया वहाँ से डीएनए के कारण, लेकिन मनुष्य का बच्चा मनुष्य दोनों है, सोहन भी और मोहन भी, एक ही पिता और पत्नी का उत्पन्न संतान है। लेकिन इनमें कुछ न कुछ भिन्नता होता है। क्या होता है? कुछ न कुछ भिन्नता होगा। और कुछ न कुछ भिन्नता काहे होगा? कुछ न कुछ भिन्नता होगा, और यही भिन्नता के कारण हम लोग पहचानते हैं कि मोहन है तो ये सोहन है। यदि भिन्नता नहीं रहेगा, दोनों मनुष्य है, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, लेकिन इनमें भी कुछ न कुछ भिन्नता है जिसके कारण हम पहचान पाते हैं कि मोहन है और ये कौन है? सोहन है। यदि दोनों में भिन्नता नहीं रहेगा तो हम भी नहीं पहचान पाएंगे कि कौन मोहन है और कौन सोहन है। तो इसका कारण है कि जब मान लीजिए कि राम और सीता आपस में संभोग कर रहे थे, तो उस समय डीएनए की प्रकृति तैयार हो रही थी, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, तो उस समय मान लेते हैं कि वातावरण गर्म था। कैसा था? गर्म था। और इसके समय मान लेते हैं कि ठंडा था। क्या था? ठंडा था, मतलब वातावरण परिवर्तन था। तो इसका वातावरण गर्म था और इसका वातावरण कैसा था? मोहन के बनते समय डीएनए गर्म था और सोहन का बनते समय ठंडा था। तो अब यहाँ पे ऐसे ऐसे
केवल यही नहीं, और अन्य प्रकार के भी परिवर्तन हो सकता है। जब डीएनए की प्रकृति तैयार हो रहा हो और उस समय दोनों के डीएनए की प्रकृति बनते समय क्या हो गया, भिन्नता हो गया, वातावरण भिन्नता, परिस्थितिक भिन्नता या कुछ भी भिन्नता, अनेक प्रकार की भी भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण जब दोनों उत्पन्न होंगे तो इनमें कुछ न कुछ भिन्नता हो जाएगा। यही कारण, क्योंकि डीएनए जब बन रहा था उस समय इनमें भिन्नता हो गया, वातावरण भिन्नता या फिर अन्य प्रकार किसी भी प्रकार की भिन्नता हो सकती है, जिससे उत्पन्न ये जो संतान है ये दोनों क्या हो गया, भिन्न हो गया। कुछ जैसे कुछ भिन्न हो गया, मनुष्य का बच्चा मनुष्य है दोनों, लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ भिन्नता हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग पहचान लेंगे कि मोहन और क्या है, सोहन है। यानी कि एक ही पिता पुत्र से दोनों उत्पन्न संतान, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ न कुछ भिन्नता होगा। किसके कारण, तो डीएनए की प्रकृति के निर्माण के समय कुछ उत्पन्न भिन्नता के कारण ये दोनों में भी भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। अब यह जो भिन्नता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही भिन्नता किसी जाति के उद्भवन में सहायक होता है, जाति के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। यही भिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है और एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक मेढक कहीं आप लोग देखे होंगे, एक ही प्रकार के मेढक नहीं होता, एक होता है टटरवा मेढक, भोले वाला मेढक, एक होता है चुप रहे वाला मेढक, एक पानी में एक बड़ा मेढक, एक छोटा मेढक, मेढक की भी कई प्रजाति है। तो यही विभिन्नता है कारण कि नई नई प्रजातियों का विकास होता है, नई नई जातियों का विकास होता है। और यही कारण है कि हम लोगों के लिए विभिन्नता बहुत ही क्या है, आवश्यक है। यदि विभिन्नता नहीं रहेगा तो नई नई जातियों का विकास नहीं होगा, और नई नई जाति का विकास नहीं होगा तो पुराने प्रजाति विलुप्त हो जाएंगे और फिर उनका अस्तित्व यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता का महत्व हमारे लिए है क्या, और जनन के प्रकाश। अगले वीडियो में फिर एक बार बने रहिएगा। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले जब वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप भी जनन को अच्छी तरह से समझें और आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें।